So a very good morning to all of you. So we will be continuing our chapter system of particles and rotational motion. हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे. सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था हमने. 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, n पार्टिकल. ठीक है, वेक्टर नोटेशन भी पढ़ा. अब हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी भी हमने पढ़ लिया. थिन रोड का पढ़ लिया, रिंग का पढ़ लिया. थिन रोड का कहाँ होता है? जहां पे उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है. जैसे मान लो अगर 12 सेंटीमीटर लंबी अगर कोई रोड है तो 6 सेंटीमीटर पे होगा. ओके. रिंग ज्योमेट्रिकल सेंटर, डिस्क में भी स्फीयर, सिलेंडर. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर सकता है और कब मूव करता है, ये हमने पढ़ लिया है कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो मेनली जो सारे का सारा जो मास है वो उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास को आप मूव करा पाए तो वो बॉडी अपने आप मूव हो जाएगी. Okay, so let us discuss the physical importance of center of mass for a system of particles. Center of mass हम क्यों निकाल रहे हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. अब हमें पता है वेक्टर आर. वेक्टर आर क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम. कैपिटल एम क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी. अगर हम कैपिटल एम की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम इज इक्वल टू m1 small m1 mass of first particle, m2 mass of second particle plus dash dash mn. जितने भी पार्टिकल है उन सबका मास कैपिटल m के इक्वल होगा. ओके. तो m को अगर मैं इधर ले जाऊं तो m इंटू वैक्टर r इज इक्वल टू दिस. और अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इस ये जो आपके पास टर्म है अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 प्लस m1 वेक्टर rn. ओके. अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर दें, m मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती. अगर आपको याद हो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराई थी, d बाय डी एक्स ऑफ 6x. 6x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 6 बाहर आ जाएगा, 6 की डिफरेंशिएशन नहीं होगी बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. d बाय डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1 होता है. तो 6 आएगा इसका आंसर ना. ठीक है. तो m dr बाय dt इज इक्वल टू m1 dr1 बाय dt प्लस m2. तो दिस इज. तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट r लिखी हुई है. dx अपॉन dt वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. तो कैपिटल M ये कैपिटल R है, तो कैपिटल V पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 vn. ये ध्यान रखना, कैपिटल M पूरी बॉडी का मास, कैपिटल V पूरी बॉडी की वेलोसिटी है पूरी. और ये स्मॉल v1 स्मॉल v2 फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, v2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी और vn थर्ड पार्टिकल और n पार्टिकल की वेलोसिटी. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब हम इसको t की रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे. अब हमने t की रिस्पेक्ट में किया तो dv अपॉन dt. अब dv अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आप सब यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हो. dv अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m इंटू वैक्टर ए. अब वैक्टर ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, होल बॉडी. और a1 acceleration of the first body, a2 acceleration of the second body, second particle. सॉरी, a1 जो small a1 है acceleration of first particle, small a2 acceleration of second particle, small a1 an acceleration of nth particle. Now from Newton's second law, the force acting on the first particle is given by vector f1 is equal to m1 a1. अब आपको याद है न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है? F is equal to ma. न्यूटन का सेकंड लॉ ये होता है F इज इक्वल टू ma. तो ये आपको दिख रहा है कैपिटल M इंटू कैपिटल A. तो वेक्टर F इज इक्वल टू m1 a1. ये f1 स्मॉल लिख सकते हो आप इसको. ठीक है. ये f2 प्लस डैश 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 fn.
तो हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी और ऐसी जितनी भी पार्टिकल है उन सब पे जितनी भी फोर्स है तो नेट फोर्स इसके इक्वल होगी। Thus the total mass of a system of the particles times the acceleration of its center of mass is the vector sum of all the forces acting on the system of particles. Vector sum है. When we talk of the force F1 on the first particle, it is not a single force, but the vector sum of all the forces on the first particle. Likewise for the second particle. Among these forces on each particle, there will be external forces exerted by bodies outside the system. अब इंटरनल फोर्सेस के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होंगी। तो एक जो बॉडी है उस पर दो तरह की फोर्स लगेगी। अब से ध्यान रखना, जब मैं कैपिटल एफ लिखूंगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स है, और जब मैं स्मॉल एफ लिखूंगा तो वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, या तो इसने लिख ही दिया यहां पर एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल। दिस इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन m into vector a is equal to f external, because इंटरनल फोर्सेस जितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए एक बॉडी कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकती। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, अ बॉडी एट रेस्ट कैन नेवर चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जो पूरी बॉडी में जो मोशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आएगा। अब एग्जांपल ऑफ फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, यही बताना चाह रहा हूं कि अगर जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो भी रहा है, और ये हमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी बोलता है, अगर बॉडी के अंदर अपने आप ही फोर्स लग जाए तो फिर बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत ही क्यों है? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, आपस में वो अट्रैक्ट करे, रिपेल करे, आपस में फोर्स लगाए पार्टिकल्स, लेकिन उससे पूरी बॉडी नहीं मूव कर सकती। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि ये बॉडी विल रिमेन एट इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हो गया हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास है। कोई एग्जांपल हो गया, मान लो एक आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है तो क्रैकर की बात करें हमने क्रैकर को जलाया और उसको फेंक दिया, मिडवे इट बर्स्ट आउट। अ प्रोजेक्टाइल फॉलोइंग द यूजुअल पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी एक्सप्लोड्स इनटू फ्रेगमेंट्स मिडवे इन एयर। क्रैकर की बात कर रहे हैं, मान लो एक क्रैकर को हमने पहले जलाया और उसको हवा में हमने फेंक दिया और मिडवे में ही वो बर्स्ट आउट हो गया, तो उसके छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं। The forces leading to the explosion are internal forces. They contribute nothing to the motion of the center of mass. जो सेंटर ऑफ मास है, जो जहां पे ज्यादा मास कंसंट्रेट होगा, उसका देखो जो पाथ है वो चेंज नहीं हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद भी देखो एक्सप्लोजन होता कैसे है। ऑफ कोर्स जो क्रैकर होता है, क्रैकर के अंदर हमने एक्सप्लोजिव मटेरियल डाला होता है, जब उसे आग मिलेगी, हीट मिलेगी, तो उससे इंटरनल फोर्सेस बनेगी और उसकी वजह से वो टूट जाएगा। बट आप नोटिस करो कि ये सब टुकड़े उसके बिखर गए, लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है? एग्जाम्पल फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, जो क्रैकर था उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, उससे इंटरनल फोर्सेस बनी और बहुत ज्यादा बनी, उससे वो बर्स्ट आउट हो गया, बट स्टिल जो उसका सेंटर ऑफ मास है क्रैकर का, वो अपने पाथ से बिल्कुल भी हटा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज वेक्टर p is equal to m into vector v. Newton's second law written in symbolic form for a single particle, vector f is equal to dp upon dt. सेकेंड लॉ की एक और फॉर्म है ये,
एक होता है F इजिकल टू ma, एक होता है F इजिकल टू dp अपॉन dt। रेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमने क्या कर लिया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, जिसका मास कितना है m1 m2 mn रिस्पेक्टिवली, और वेलोसिटीज कितनी है v1 v2 डैश 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 vn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, the particles may be interacting and have external forces acting on them. The linear momentum of the first particle is m1 v1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड पार्टिकल का m2 v2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम हो गया m1 v1, सेकंड का हो गया m2 v2। ये याद रखना बेटा कि जहां पर भी स्मॉल v आएगा, स्मॉल v, वो पार्टिकल का है, और जहां पर भी कैपिटल वर्ड आएंगे ना, वो पूरी बॉडी का है। अगर कैपिटल M आया तो पूरी बॉडी का मास है, कैपिटल V आया तो पूरी बॉडी की वेलोसिटी है, और अगर स्मॉल m आया तो पार्टिकल की, स्मॉल v आया तो पार्टिकल की। ओके, फॉर द सिस्टम ऑफ n particles, the linear momentum of the system is defined to be the vector sum of all the individual particle system। अब अगर हम देखें, ये कैपिटल P आ गया ना, कैपिटल P का मतलब पूरी बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो P1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, P2 सेकंड, इसकी आगे वैल्यू पुट कर दी। अब वेक्टर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू वेक्टर V। Thus, the momentum of system of particles is equal to the product of total mass of the system and velocity of its center of mass। Okay? अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे, dp अपॉन dt इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। ये आपको पता है dv अपॉन dt किसका फॉर्मूला होता है, a का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, और dp अपॉन dt किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो न्यूटन सेकंड ला की एक और इक्वेशन आ गई। अगेन दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज अगेन ध्यान रखना, जो मोमेंटम आएगा, जो मोशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इससे कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे टॉर्क है, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, इसे बोलते हैं टाउ। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, मान लो हमने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। और ये कंडीशन कैसे आएगी, राइट हैंड थंब रूल। आपने 10th में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल। कैसे था राइट हैंड थंब रूल, if we adjust our right hand in such a way that our thumb and curling of fingers are mutually perpendicular to each other, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बताएगी कि जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये थंब बताएगा कि वो जो वेक्टर है वो बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ निकलेगा। ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो बताएगी रोटेशन। अब जैसे इसमें देखो, इसमें जो रोटेशन है वो P से Q है, P से Q क्लॉकवाइज है। कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये Q से P होती, ऐसे होती है Q से P, तो ये जो वेक्टर है ये ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग अ टैप इज द बेस्ट एग्जांपल। जब आप टैप बोलते हैं टूटी को, अगर आप टूटी को ओपन और क्लोज करोगे, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पानी आएगा, और जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पानी बंद हो जाएगा। या सिंपली स्क्रू की बात कर लेते हैं, जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा।
और जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का ये था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो हमेशा स्केलर होगा। जैसे वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कोमोटेटिव। कोमोटेटिव का मतलब अगर आप डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b को b डॉट a लिख दो तो कोई गलत नहीं है, कोई दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा, इसमें माइनस का फर्क आ जाएगा। जैसे मैंने r क्रॉस f लिखा था ना, अगर मैं f क्रॉस r लिख दूं तो माइनस का फर्क आएगा। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। इसमें सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i ही 1 होता है। और यहाँ पे i क्रॉस j k के इक्वल होता है, j क्रॉस k i के इक्वल होता है, k क्रॉस i j के इक्वल होता है, थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक और बात बोलूं, अगर आपके पास j क्रॉस i हो जाए तो j क्रॉस i हो जाएगा तो k ही आएगा, लेकिन माइनस का k आएगा इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आ गया इसमें j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस j। अच्छा, अगर दो वेक्टर है ऐसे तो कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप i का निकालोगे तो ये ऐसे क्लोज कर देंगे, तो ये फर्स्ट ऐसे a y इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, देखो ऐसे आएगा। सब सिखाया हुआ आपको सेकंड चैप्टर में। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं स्क्वायर करके। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी यूनिट नंबर 2 में हमने सब पढ़े हुए हैं चीजें। यूनिट नंबर 2 में आपने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पर, एंगल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ही होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा, ये पहला रिलेशन यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था। ये दूसरा रिलेशन था सर्कुलर मोशन में, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशनशिप है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। देखो, जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की तो वहां पर टर्म्स आती है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। डन। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या बन जाएगा, एस की जगह क्या आ जाएगा, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको। यू की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ओमेगा इज सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है जैसे हमने यूनिट नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, तो यहां पर भी आराम से निकल सकती है। इसके लिए हमें वही बिल्कुल सेम कैलकुलस मेथड से ही निकालेंगे, तो करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये होती थी। तो अब हम रोटेशनल मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन निकाल रहे हैं, तो v की जगह क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। u की जगह क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट होना चाहिए। और अल्फा की जगह क्या होना चाहिए, सॉरी a की जगह अल्फा, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकालनी है हमने। तो कैसे निकालोगे आप इक्वेशन, अब हमें पता है a का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dt, यही होता है।
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रोटेशनल मोशन निकाल रहे हैं, तो हम ये नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल सेम जैसे कैलकुलस मेथड में किया था, यहाँ भी वैसे ही करना है। तो डी ओमेगा, सॉरी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, dt की इंटीग्रेशन टाइम जीरो और या तो t। तो डी ओमेगा की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, ओमेगा, लिमिट्स पुट कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा, अगेन dt की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, t, और t की लिमिट्स पुट कर रहा हूं, t माइनस जीरो, कितना आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा नॉट आएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी रोटेशनल मोशन में, ठीक है, किसमें हो गई, रोटेशनल मोशन में। तो बाकी ऐसे ही दोनों इक्वेशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या आनी चाहिए, थीटा, एस की जगह थीटा था ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कैसे स्टार्ट करोगे उसको स्टार्ट करेंगे हम, हमें पता है v का फॉर्मूला क्या होता था, डी एस अपॉन डी टी, लेकिन अब हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, फिर डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, तो डी थीटा इंटीग्रेट कर देंगे इसको अलग अलग, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। आगे इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे इसको, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और ऐसे ही आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी, तो बिल्कुल सेम जो कैलकुलस मेथड में किया था ऐसे ही बिल्कुल आपको तीन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा ये। तो प्रूव दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ COM रिमेन्स कांस्टेंट। हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वेलोसिटी ऑफ COM रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली हम अगर बात करें तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट ला ही है, F इजिकल टू एम ए होता है, लेकिन अगर F जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो न्यूटन्स का फर्स्ट ला ही है, F टोटल इज इक्वल टू MACM। तो F टोटल अगर जीरो हो जाए तो MACM भी जीरो हो जाएगा। अब M कभी जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द पोर्शन ऑफ COM ऑफ टी शेप्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यू मस्ट टेक अ लुक एट दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे आपको अलग अलग ऐसे डायग्राम आ जाएंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे इसको, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हो इसको।
Examples of binary system in nature: binary stars, two stars bound to each other by gravitational force and orbiting around their common center of mass are known as binary stars. ये कुछ ऐसे दो स्टार्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है, लेकिन मोशन अलग अलग डायरेक्शन में, ओके। लेकिन जो इनका COM होगा वो रेस्ट पे होगा और ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके, एक S1 एक S2। When no external force acts on the system, the COM of double stars move like a free particle. तो COM तो अपना जिस मोशन में है उसी मोशन में चलता रहेगा। अगर रेस्ट पे होगा तो COM भी रेस्ट पे होगा, जब मोशन में होगा तो जो इनका COM है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा ऐसे, उसका मोशन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ओके, फ्री पार्टिकल। नेक्स्ट, diatomic molecule, a symmetric diatomic molecule like oxygen is an example of binary system. binary system का एग्जांपल है अर्थ मून सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, अब हमें पता है मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एंड वी आल्सो नो दैट अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। तो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम एक बात बोले, इनका बेसिक निकाले, निचोड़ निकाले, तो द COM ऑफ अर्थ मून का जो COM है, सेंटर ऑफ मास है, वो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। बात समझ रहे हो? दोबारा से एक बार देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थ सन का सैटेलाइट है और मून अर्थ का सैटेलाइट है। तो अगर हम ये बात बोल दें कि the moon revolves around the earth in circular orbit and earth moves around the sun in elliptical orbit, hence we can say that COM of earth moon system revolves around the sun in elliptical orbit. फायर क्रैकर का एग्जांपल है, अगर वो एक्सप्लोड करेगा इन द मिड एयर, अगर वो एक फायर क्रैकर है, उसको हमने आग लगा दी, हमने उसको हवा में फेंक दिया तो एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने के बावजूद भी जो उसका COM है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा जो मोशन पहले है, मतलब पैराबोलिक पाथ। ये हमने इसका एग्जांपल एनिमेशन से भी देख लिया था। उसके पार्ट्स, जो उसके फ्रेगमेंट्स है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जो उसका COM है विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग इनिशियल पैराबोलिक पाथ। जो पहले वाला जो इनिशियल पैराबोलिक पाथ था उसी के अलोंग वो मूव करेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ओके। Turning effect of torque. The turning effect of torque is called moment of force or torque. Tau is equal to vector r cross vector f. It depends on two factors: magnitude of force, perpendicular distance of time of line of action of force from the axis of rotation. Okay? तो यहाँ पर है, अब देखो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रही है, इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इज नोन एज कपल। क्या बोलते हैं इसे? कपल बोलते हैं। टॉर्क इज मेजर्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे बनता है इसका डायग्राम, ये यहाँ पर, तो यहाँ से रोटेशन होगी और इधर ऐसे रोटेशन होगी, ठीक है। सीसो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, सीसो, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू ON इंटू वेक्टर F। डायग्राम में देखते हैं ON क्या है, यहाँ ये, ओके, इंटू वेक्टर F, R क्रॉस F होता है इसका, हेंस D इज द लीवर आर्म। डायमेंशन ऑफ टॉर्क ml2t-2 जो एनर्जी की होते हैं वही है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, CGS यूनिट। साइन कन्वेंशन, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज, इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स ही बोलते हैं टॉर्क को, इज टेकन एज पॉजिटिव इफ टर्निंग टेंडेंसी इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग टेंडेंसी है तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, ओके। Rotational equilibrium and principle of movements. Principle of movement: when a body is in rotational equilibrium, the sum of clockwise movement about any point is equal to sum of anti-clockwise movement at that point. क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब हमारे पास नेट जो फोर्स है वो जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉडीज, हम एक रोड ले ली हमने, उस रोड के बीच में हमने यहाँ पे एक जिसके ऊपर वो बैलेंस हो रखा है, ओके, एक वेज, इसे बोलते हैं वेज, WEDGE। दो वेट्स लगा दिए, तो दोनों जो वेट्स हैं एक दूसरे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो F1D1 इज इक्वल टू F2D2। मैकेनिकल एडवांटेज MA, लोड अपॉन एफर्ट, तो
कपल, इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप देखो तो तराजू, तराजू इसका सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, जब दोनों में सेम वेट होता है तो तराजू बैलेंस हो जाता है, जब अलग अलग वेट होता है तो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है। ओके, a pair of equal and opposite forces acting on a body along two different lines of action constitute a couple. Okay, so this is the diagram. Work done by a couple, वर्क डन का फॉर्मूला, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है लीनियर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एंगुलर की बात कर रहे हैं ना हम, एंगुलर या रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और फोर्स की जगह आएगा यहाँ पे टॉर्क। ओके, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास टाउ ओमेगा, टाउ ओमेगा। ठीक है, और आपको याद होगा हमने फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ, पावर का फॉर्मूला लीनियर मोशन में एफ इंटू वी वेक्टर, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर वी। तो यहाँ पर वेक्टर एफ की जगह टाओ और वेक्टर वी की जगह ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। लेट टॉर्क निकाल रहे, तो वही बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने एंगुलर मोमेंटम वाले में किया। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल p इन xy प्लेन हैविंग पोजीशन वेक्टर वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पर हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया इस पॉइंट पर, और उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r। तो टाउ का फॉर्मूला होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, rf sin थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग z एक्सिस, ये z एक्सिस के अलोंग। ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, टाउ 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और साइन 180 भी 0 होता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम। दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू ओपन और क्लोज अ डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू डोर। जो जो डोर का जो नॉब होता है वो हमेशा लगता है बिल्कुल एक कॉर्नर पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर लगता है, क्योंकि उससे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ज्यादा टॉर्क मिलेगा हमें। ओके, when r is maximum the tau is also maximum, that is why a handle or knob is provided near the free edge of the door. Okay, rectangular components, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो आप। angular momentum we will discuss it in the next lecture. Okay, it is defined as moment of linear momentum of the particle about that axis. So thank you all.